नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने बात की थी कि आज हम भारत में यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल हमने डिसाइड किया था कि हम धीरे धीरे करके एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से पूरी क्लासेस को ख़त्म करेंगे और हिस्ट्री को बहुत ही आसान बना लेंगे 20 क्लासेस में। ठीक है। हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, 20 क्लासेस में हम पूरा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत में यूरोपीय आगमन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली, जो कि ईस्ट यूरोपीय थे, भारत आते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको हमें ऐसे पढ़ना है जैसे कि हमारे पिताजी या दादाजी की ज़मीन हमारे पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ अक्सर कि मम्मी लोग बताती रहती हैं, या हर बच्चे को ये लगता रहता है कि उसके पापा के साथ अन्याय हुआ है, उसके चाचा ताऊ जी ने अन्याय किया हुआ है और उसके पिताजी बहुत सीधे हैं और सारी ज़मीन उन्होंने हड़प कर ली। तो जस्ट वही सीन हमारे साथ हुआ। अंग्रेज भारत आए व्यापारी के रूप में और धीरे-धीरे उन्होंने सारी पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो उस स्टोरी को हम अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे कि कैसे हमारे चाचा लोग हमारे पापा की ज़मीन को कब्जा कर लेते थे या कैसे कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि हमारे चाचा ने हमारे पापा की ज़मीन कब्जा कर लिया, ताऊ जी ने पापा की ज़मीन कब्जा कर ली, पापा हमारे कुछ नहीं कर पाए। तो बस उसी को ध्यान में रख के हम समझेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली है। यद्यपि यह क्लास मैंने पुर्तगाली और डचों का आगमन मैंने पहले पढ़ा रखा है, किंतु एक थोड़ा-सा अपने माइंड में समराइज़ करने के लिए मैं एक बार थोड़ा-सा समरी बता देता हूँ कि उसके बाद हम अंग्रेज़ों पे चलेंगे। तो सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति भारत में कौन-सी थी? पुर्तगाली। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन-सी थी? तो पुर्तगाली। कई बार यूपीपीसीएस में या कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्रम बताइए इनका। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, देन डच, उसके बाद अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो अगर क्रम पूछा जाएगा तो क्या रहेगा क्रम इनका? भारत में तो कल याकत वाला सीन हो गया। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली, देन डच। क्या हो रहा है भाई आज? देन अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। तो भारत में आने वाली पहली दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला, भारत में आने वाली पहली शक्ति कौन सी थी? यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। दूसरा, इनका क्रम कौन सा था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब पहले हम देखेंगे कि कैसे कैसे पुर्तगाली आए, उन्होंने कैसे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद कैसे डचों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, देन अंग्रेज और देन फ्रांसीसी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने इन सबको निस्तानाबूद करके पीछे छोड़ करके अकेले ही पूरे देश पर कब्जा किया। फिर कैसे कौन कौन से युद्ध लड़े गए, जैसे कि पहले इनके बीच जो युद्ध लड़े गए, कर्नाटका वार, देन मैसूर वार, देन आंग्ल सिख वार। ठीक है। तो 1488 में बार्थोलोम्बो डियाज, कौन? बार्थोलोम्बो डियाज फर्स्ट टाइम केप ऑफ गुड होप पहुंचा। कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप पहुंचा। कौन पहुंचा? बार्थोलोम्बो डियाज। देखिए, कोशिश करेंगे फैक्ट्स ना साथ साथ याद करते चलेंगे। ठीक है। 1488 में बार्थोलोम्बो डियाज। एक बार हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिख भी लेंगे उसको। पहले आप समझने पे ध्यान दीजिए। एक बार जब हमारे दिमाग में कहानी बैठ जाएगी ना, कल मैंने बताया था ना कि एक बार जब वो
एक सिनॉप्सिस बन जाती है हमारे दिमाग में। कई बार हम मूवीज देखने जाते हैं, याद नहीं करते हैं उसको, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखते हैं, किंतु फिर भी हमें वो याद हो जाती है। तो बस आप मनोरंजन के उद्देश्य से एक कहानी सुनते रहिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। ओके, बार्थोलोम्बो डियाज 1488 में कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, जो कि है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। 1488 में जब केप ऑफ गुड होप पहुंचा बार्थोलोम्बो डियाज, किंतु वह भारत तक नहीं आ पाया और वहीं से वापस पुर्तगाल चला गया। 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, सब लोग परिचित होंगे इसके नाम से। आई थिंक अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी है इतिहास की तो वास्को डी गामा से हर कोई परिचित होगा। तो वास्को डी गामा 1498 भारत 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? भारत के कालीकट में। तो क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? भारत के कालीकट में आया था। ठीक है, इतना क्लियर है? कितना पढ़ लिया हमने? पहला पहली आने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, ठीक है। क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। कौन आया सबसे पहला पुर्तगाली? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। कहाँ आया? केरल की काली कट पर। ठीक, तो केरल के कालीकट पे जब वास्को डी गामा पहुंचा तो जमोरिन, जो कि वहाँ का तत्कालीन शासक था जिसकी उपाधि जमोरिन थी, वह वास्को डी गामा का स्वागत करता है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग ना केवल कोशिश करेंगे वो फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि 20 क्लासेस में हमें क्लास खत्म करनी है। तो हम केवल वो फैक्ट्स पे ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे कहानी के ही रूप में, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कहानी की तरह नहीं कि फिर क्या हुआ जब वास्को डी गामा आया तो जमोरिन ने कैसे स्वागत किया उसका, वास्को डी गामा ने उसको क्या क्या गिफ्ट दिए, कैसे दोनों के बीच में शुरुआत में लड़ाई हुई, फिर जाके जब वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में जाता है तो जब वास्को डी गामा वहाँ से बहुत सारी गिफ्ट लेकर के आया होता है, वो जमोरिन को देता है तो जमोरिन उससे प्रसन्न हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा ना खत्म करते हुए केवल जो हमारे एग्जाम के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है उन पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें कथावाचक नहीं बनना है जो हमें सारी कहानी पता होनी चाहिए। जैसे कथावाचक नहीं हमारे यहाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था फिर ऐसे हुआ था, तो हम उस पर ना ध्यान दे करके केवल उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है। तो 1498 में वास्को डी गामा आया केरल के कालीकट में, वहाँ जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन कौन था? वहाँ का तत्कालीन शासक था। उसके बाद 1498 में ही वास्को डी गामा जमोरिन से भारत में व्यापार करने का आग्रह करता है। जमोरिन मान जाता है और 1498 में वास्को डी गामा यहाँ से मसाले लेकर के वापस पुर्तगाल जाता है, जहाँ पे उसे उसके मसालों का लगभग 10 गुना ज़्यादा रेट प्राप्त होता है। क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे कि उस समय पुर्तगाल जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है और अधिकतर वो लोग मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करते थे, और मीट में जब तक मसाले ना हो तो क्या मज़ा है। जब यहाँ से काली मिर्च वगैरह गई और उससे उन्होंने पकाया, उसके बाद चखा तो उनको मज़ा आ गया, बोले ये क्या चीज़ है भाई। तो जिस कारण वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़े उसके, और एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई उन लोगों के बीच में। तो वहाँ के शासक ने 1500 में 13 जहाज़ों का एक बेड़ा फिर से भारत भेजा बार्थोलोम्बो डियाज के नेतृत्व में। ये बार्थोलोम्बो डियाज कौन है? जिसने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। किंतु जब यह भारत आता है
तो इसकी जमोरिन से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है और यह वापस चला जाता है। अब जब यह वापस चला गया तो वहाँ के शासक ने सोचा कि वास्को डी गामा तो पहले गया ही था, उसने बढ़िया व्यवहार भी कमा रखा है वहाँ पे, क्यों ना इसे ही फिर से भेजा जाए। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। कब आता है दोबारा भारत? 1502 में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? 1502 में। और यहाँ से व्यापार प्रारंभ करता है। इस प्रकार भारत और यूरोपियों का एक व्यापार संबंध स्थापित होता है। जब ये यहाँ से धीरे धीरे अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 1503 में वास्को डी गामा सोचता है कि क्यों ना अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की जाए। फैक्ट्री का मतलब कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे, वो फैक्ट्री एक दुर्ग टाइप का था, जिसे इन्होंने सोचा कि अपना जो माल है अब स्टॉक वो करना था, इनको स्टॉक बढ़ाना था, कि यहाँ से इंडिया से खरीदा और पुर्तगाल भेज दिया। तो एक जो प्लेस था उनको जहाँ पे उन्हें रखना था, उसे इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक प्लेस बनाया जाए। तो 1503 में मुसलीपट्टनम में, कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1503 में। अब जब 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, तो जैसे कि हम कहीं व्यापार करते हैं या कहीं दुकान खोलते हैं, व्यापार करने जाते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है कि वहाँ पे व्यवहार कमाना, दूसरा काम दुकान ढूंढना, दुकान खोलना, और तीसरा काम क्या होता है? सुरक्षा करना। तो जब 1503 में इनकी फैक्ट्री खुली तो इन्होंने सुरक्षा की सूची की, क्यों ना इसकी सुरक्षा की जाए, अपने माल की सुरक्षा करना सबका अधिकार है, हर कोई अपने माल की सुरक्षा करने की प्रयास करता रहता है। माल मतलब जो कि सामान वो यहाँ से खरीदते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो माल उनका जो सामान था उसकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया है। ये वो वायसराय नहीं है जो अंग्रेजों वाला था, ये पुर्तगालियों ने अपना पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में नियुक्त किया। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी इन्होंने रखी और उसी दुर्ग की सुरक्षा करने लगे। कौन करने लगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुए। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। 1503 में इन्होंने क्या किया? पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ? मुसलीपट्टनम। उसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। अब जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है, चूंकि अरब पहले से ही यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, अरबों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब उनकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल गई थी, एक और प्रतिस्पर्धी उनका पैदा हो गया था। पुर्तगालियों के रूप में उनका एक और प्रतिस्पर्धी भारत में आ चुका। अब जब हमारे किसी दुकान के सामने कोई नई दुकान खुलती है, या जब कंपटीशन बढ़ता है तो समस्याएं तो पैदा होती हैं। जैसे यदि हम कहीं पे किसी उद्देश्य से लगे हुए होते हैं या किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, या यूं कहें आपकी भाषा में पटाने के उद्देश्य में लगे हुए होते हैं, और बीच में कोई और आ जाता है कंपटीशन करने। और जैसा कि हमें पता है कि भारत में अधिकतर ये लड़ाइयाँ पुरुषों के बीच में होती हैं, हालांकि स्त्रियों के बीच में भी होती हैं लेकर इन सब चीज़ों को लेकर के, किंतु कम, अपेक्षाकृत कम। क्यों? इसका सीधा कारण है लिंगानुपात, न कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है दोस्त, लिंगानुपात की गलती है। तो भारत का लिंगानुपात 947 है ना, शायद 947 ही है, आई थिंक, जहाँ तक मैंने पढ़ा। तो अब
जो 53 लोग हैं तो रह गए, और उसमें भी कई लोग के पास कई सारी होती हैं। तो इस कारण कई बार प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कई बार ये बातचीत में खत्म हो जाता है, और कई बार बंदे बुलाने पड़ते हैं, बंदे लोगों को कॉल भी करना पड़ता है, कई बार सामान लेके भी आना पड़ता है। तो यही सेम चीज पुर्तगालियों के साथ हुई। भारत के व्यापार पे जब पुर्तगालियों ने भी अपना व्यापार प्रारंभ किया भारत के साथ, तो अरबों और पुर्तगालियों के बीच में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। और चूंकि वास्को डी गामा ने बंदे बुला रखे थे पहले से, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। किसको बुलाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फैक्ट्स नहीं छोड़ने हैं, ये ध्यान रखना। कहानी अपनी जगह पे, फैक्ट्स अपनी जगह पे। तो वास्को डी गामा ने अपने बंदे पहले से बुला रखे थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। 1507 में अरबों और पुर्तगालियों के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसमें अरबों का साथ गुजरात के शासक ने दिया, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बुरी तरह पराजित हुआ, और इसका बेटा इसमें मारा गया। अब बेटे की मौत का बदला तो बाप लेगा ही लेगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसी क्रम में 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोबारा अरबों पे अटैक करता है और अरबों को नेस्तनाबूद कर देता है। किंतु चूंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को केवल 4 साल के कार्यकाल के लिए भारत भेजा गया था, उसका 4 साल कंप्लीट हो जाता है। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है। क्या करने आता है? पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये कहानी के रूप में आपको समझाने के लिए, तो ये मत समझिएगा कि मैं बकैती कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगने लगता है अरे यार ये बकैती कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अवध ओझा सर, कई लोगों को लगता रहता है कि वो बकैती करते रहते हैं। भाई वो बकैती नहीं करते हैं, बस समस्या क्या है ना, तो जो बात बताते हैं उसका संदर्भ नहीं देते हैं। और क्योंकि वो इतना पढ़े लिखे हैं, इतना उन्होंने इतिहास पढ़ा है, इतने शासकों को उन्होंने बहुत पास से देखा हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ है उनको, क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें, कैसे वो राजा बना, कैसे क्या। तो इसी कारण वो बता पाते हैं कि राजा बनने की तरकीब क्या है, कि राजा कैसे बनना है। अकेले रहना सीखो, दूसरों की बातों को मत वो करो। एक कहानी है बहुत छोटी सी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत में लगभग पहला शासक था जिसने एकीकृत भारत की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का एक और शिष्य था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी। तो दोनों अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। तो चाणक्य के सामने ये क्वेश्चन आया कि किसको राजा बनाया जाए। तो चाणक्य ने पहले वाले अपने स्टूडेंट को बुलाया, शिष्य को बुलाया, और सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे भूल रहा था। उसने क्या किया, चाणक्य ने दोनों के गले में एक एक माला पहना दी, और माला उनके गले के नाक की। पहले वाले शिष्य को बुलाया और बोला कि जाओ चंद्रगुप्त के गले से माला निकाल के लाओ, लेकिन शर्त एक है, माला टूटनी नहीं चाहिए और चंद्रगुप्त जगना नहीं चाहिए। वो गया, उसने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, किंतु माला नहीं निकल पाई। तो बोला गुरुजी माला नहीं निकल रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले ठीक। तो दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया, उसको भी यही शर्त थी कि जाओ ऐसा ऐसा करके लाओ। अब चंद्रगुप्त मौर्य गया, उसने कोशिश की, माला नहीं निकली, लौट के आया, एक हाथ में माला थी उसके, एक हाथ में सर था।
बोला सर यही लास्ट ऑप्शन था माला निकालने का, और मैं माला निकाल रहा। तो उसकी इंटीग्रिटी सोचिए, उसकी कैपेसिटी सोचिए कि वो बालक, उसकी इतनी क्षमता थी कि उसने उसकी गर्दन काट दी। ऐसे ही अशोक अपने लगभग सभी भाइयों को मार के राजा बना। भारत का पहला वंश हर्यक वंश, उसमें तो सभी ने अपने पिता को मार के ही शासन किया। तो राजा बनने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इससे क्या सीख मिल रही है? गट्स होने चाहिए, पावर होनी चाहिए तुम्हारे पास, मोह नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। इवन अपने पिता को, अपने भाई को मारते वक्त भी नहीं सोचना। औरंगजेब शाहजहां को ताजमहल देखने के लिए ताजमहल के बाहर ही बंद करा दिया। तो लगभग जितने शासक हमने देखे अपने इतिहास में, सबके अंदर जो एक क्वालिटी दिखी, क्या थी? निर्ममता। निर्मम थे वो। तो राजा बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? निर्ममता। तो जैसे कि ओझा सर ने बता दिया आपको कि किसी से मत डरो, एकदम किसी से कोई लगाव मत रखो, अपने में रहो, अपना देखो। हमें लगता है बकैती कर रहा है। बकैती नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन उसका संदर्भ ना देने के कारण लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। जैसे कि गैलीलियो को ही देख लीजिए, उसने कहा कि, या केपलर को देख लीजिए कि पृथ्वी गोल नहीं, चपटी नहीं है, गोल है। क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। बोला क्या बकैती कर रहा है, ये पृथ्वी चप गोल है, गोल है तो गिर क्यों नहीं जाते हैं? तो जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते जाएंगे हमारी समझ में आएगा। अगर इतिहास अच्छे से पढ़ लिया जाए ना, अच्छे से समझ लिया जाए ना, काफ़ी चीज़ें लाइफ में बहुत विजिबल हो जाएंगे, हमें बहुत, हमारे अंदर क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम धीरे धीरे इतिहास को समझेंगे भी अपने अंदर। इतिहास पढ़ते क्यों हैं हम? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे हम सीखें अपनी लाइफ में। तो हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, उन चीज़ों को भी सीखेंगे, ताकि हम आने वाले भविष्य को और अच्छा कर सकें। तो हम पुर्तगालियों पे आते हैं। तो कहाँ तक हमने देखा? 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना? अल्मीडा नहीं, अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बन करके आता है। और 1509 में, चूंकि 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लगभग पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित की थी, एक बड़ा युद्ध जीता था, जिससे उत्साहित होकर के 1510 में बीजापुर से फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क गोवा को छीन लेता है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन करने में। और हम इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, बहुत पूरी कहानी ना लिख करके बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, ताकि हमें रिवाइज करने। यद्यपि मैं पूरे नोट्स आपको दे दूंगा, पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हम अपने नोट्स जो बुलेट पॉइंट्स में लिखते चलेंगे, ताकि हमें आसानी से याद हो और एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी हो। ए भाई, पहला पुर्तगाली जो भारत आया कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। पहला वायसराय पहला पुर्तगाली जो भारत आया कौन था? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। दोबारा कब आया? 1502 में। अब आया तो क्या किया? पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे? मछलीपट्टनम।
कब स्थापित की थी? 1500। कब स्थापित की थी मछलीपट्टनम में? 1503 में। तो क्या क्या देखा हमने? पहला पुर्तगाली जो भारत आया वास्को डी गामा, कब आया? 1498 में। दोबारा कब आया? 1502 में। पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? मछलीपट्टनम में 1503 में। उसके बाद क्या किया? कौन आया था पहला वायसराय? पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा 1505 में भारत आता है। 1507 में इनका पहला युद्ध होता है। किसके खिलाफ? अरबों के युद्ध। पहला युद्ध अरबों के विरुद्ध। 1507 में। दूसरा वायसराय कौन था इनका? अल्बुकर्क। कब आया? 1509। गोवा पर कब्जा हुआ। 1510। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा था कि याद कैसे होगा चीजें। तो अधिकतर क्या होता है कि हम जो कॉन्सेप्ट पूछते हैं या देखते हैं कि हम सन भूल जाते हैं कि कब क्या हुआ था, किस सन में क्या हुआ था। तो इसके लिए हम ना क्रोनोलॉजी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। दोबारा कब आया? उसके जस्ट 4 साल बाद 1502 में। पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? उसके 1 साल बाद 1503 में। पहला वायसराय उसके जस्ट 2 साल बाद 1505 में। पहला युद्ध 1507 में, मतलब 2 साल बाद। दूसरा वायसराय 2 साल बाद। गोवा पर कब्जा 1 साल बाद। तो जैसे कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस बनते हैं कि क्रम से लगाने को दे दिया जाता है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यूपीपीसीएस में आते हैं कि इनको क्रम वाइज लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये कुछ तो उसमें से याद होती हैं चीज़ें, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं याद रहती हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि अल्मीडा का भारत आना, पहली फैक्ट्री स्थापित होना, गोवा पर कब्जा। तो हमें मान लो नहीं याद है कि गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ था, लेकिन हमें ये याद है कि अल्बुकर्क 1509 में आया था और उसने ही गोवा पर कब्जा किया था, और अल्मीडा पहले आया था अल्बुकर्क से। तो इजीली हम इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो हमें ये कहानी के रूप में याद रखना है ताकि हमें अच्छे से याद रहे। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो हम गलत ना करें। अब पुर्तगालियों का लगभग यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ चीजें पुर्तगालियों से रिलेटेड थी, जैसे कार्टेज व्यवस्था, फितौरिया। कुछ शब्द पूछे जाते हैं, जैसे फितौरिया क्या था? फितौरिया ऐसे व्यापारिक अड्डे थे जिनके माध्यम से पुर्तगाली अपनी नौसेना को सहायता प्रदान करते थे। फितौरिया क्या था? ऐसे व्यापारिक अड्डे जिसके माध्यम से पुर्तगाली अपनी नौसेना को सहायता प्रदान करते। कार्टेज व्यवस्था क्या थी? क्योंकि पुर्तगालियों का व्यापार या कई और सारे देशों का व्यापार सिर्फ भारत से ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया में और भी देशों से हो रहा था। तो जब कोई जहाज भारत से होकर के दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जा रहा होता था तो इन्होंने एक कार्टेज व्यवस्था प्रारंभ की। पुर्तगालियों ने राजस्व का इनका एक तरीका था जिसके माध्यम से इन्होंने और देशों के जहाजों से भी राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया। कि क्या करते थे कि चूंकि भारत में इनकी नौसेना ताकतवर हो ही चुकी थी, अब जो जहाज सोचो इंग्लैंड से चला हुआ है और इंडोनेशिया जा रहा है, तो कितने दिनों की यात्रा करते हुए वो वहाँ पे पहुँच रहे होते थे, थके हारे, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करके पहुँचते थे,
यहाँ तक कि बताया जाता है जब वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था तो उसका पानी तक खत्म हो गया। उसे अपने दोस्त अपने साथियों का मूत्र पी करके काम चलाना पड़ा था, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो उसे पी नहीं सकते थे। कई बार अपने साथियों को मार के उन्हें खाना होता था। सोचिए कितनी दुष्कर यात्राएं होती थी, और हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के ही परेशान रहते हैं। और वो ऐसी यात्राएं जानबूझ के, मतलब सोचो, अपना नाम कमाने के लिए ऐसे ऐसे विघ्न झेलते हैं। भाई अगर नाम कमाना है ना तो प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेगी। 1498, लगभग 1500, वो भी कौन सा है, 21वीं सदी, 14वीं सदी, लगभग 600-700 साल बाद भी हम वास्को डिगामा को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में अपनी मेहनत की। कुछ पाना है दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई वही नहीं है। मेहनत अगर 6 महीने ढंग से मेहनत कर लो, ये कई बार देखता हूँ मैं कि तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, कई सालों तक तैयारी करते रहते हैं, फिर नहीं होता है, घर चले जाते हैं। कैसे कैसे शहरों में रहते हैं, कैसे कैसे छोटे कमरों में लोग रहते हैं। इवन मैं खुद इलाहाबाद में रहा हूँ, बहुत दयनीय स्थिति होती है बच्चों की। एक 10 बाई 10 के कमरे में रहना, छोटा सा सिलेंडर, शाम को सुबह उठे अपना कुछ बनाया ना या नहीं बनाया, बैग उठाया लाइब्रेरी चले गए, दिन भर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाय पी के काम चला रहे हैं, शाम को आए 10 रुपए की सब्जी खरीद लिया। फिर सोचो सुबह 7 बजे 8 बजे का गया हुआ एक बच्चा रात के 8 बजे वापस आता है 12 घंटे बाद। फिर वो आ करके घर में खुद से खाना बनाता है, खाना खाता है, जैसे तैसे खाता है। उसमें भी उस पर बर्डन होता है कि अभी और पढ़ना है, या ये वैकेंसी आ रही है, या पैसे भी नहीं हैं। कई बार तबीयत खराब हो जाती है, अकेले रहना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। बयान शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का वो संघर्ष होता है वहाँ पे बच्चों का। और उस पर भी जब कई सालों तक वहाँ इतना संघर्ष करने के बाद जब नौकरी नहीं लगती है और वापस वो घर जाता होगा, लोगों को क्या लगता है, मेहनतें नहीं की हुई हैं, पढ़ते ना हुई है यार, जलवा काटत रहा, कहाँ से होए। सोचो कि कितना कष्टकारी होगा ये ताने सहना। तो बस भाई अगर 6 महीने मेहनत करके पढ़ लो, जी जान लगा कर, और उसमें भी कई बार समस्या ये आती है ना कि जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सुबह उठे लाइब्रेरी जाना है, क्यों जाना है, जल्दी जाए खा यार, 6 बजे जाए खा लाइब्रेरी खुले से पहले, काहे, ओके बगल में कोई और ना बैठ जाए। 6 बजे पहुंच किताब, कई बार तो मैंने देखा है कि किताबें रख के चले आ रहे हैं ताकि कोई और आके उसके बगल में ना बैठ जाए। उनका सारा फोकस, सारा ध्येय, सारी ऊर्जा किस पे लग रही है, लाइब्रेरी क्यों जाना है पूरे दिन, ओके बगल में कोई और ना बैठ जाए। तू तो कैरियर बना के चली जाबे यार, तू क्या कर गया वहाँ, तुम क्या करोगे दोस्त, जब गाँव लौटोगे ना बहुत तकलीफ होगी ये सब सुनने में। या कई लोग का फोकस लाइब्रेरी में यही रहता है, का हो ओके बगल में बैठा है, के बगल में कौन बैठा है, किसका क्या है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसका क्या कर रहा है, सारा फोकस उसी पे है। अपना क्या चल रहा है दैट्स ओके, मजा महा, बट उसका क्या चल रहा है ये जानना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा फोकस उसी पे लगा देते हैं। तो दोस्त 6 महीने दूसरों की लाइफ छोड़ के अपनी लाइफ पे फोकस करके, अपने जीवन पे फोकस करके एक बार 6 महीने मेहनत कर लो, जीवन बदल जाएगा। तो इसी के साथ अब क्लास खत्म करते हैं, और कल हम देखेंगे कि कितना ये पढ़ लें, कल डच और अंग्रेजों को हम पढ़ेंगे।